हेलो एवरीवन। आज MSD 1 का प्रिपरेशन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ चीज़ों का आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप व्याख्या करते हैं तो जब आप संदर्भ लिखते हैं, व्याख्या लिखते हैं और विशेष लिखते हैं तो उसमें एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। कई बच्चों को ना ये भी क्लियर नहीं होता है जब, और आपके एग्ज़ाम में ये 20 नंबर का आएगा सप्रसंग व्याख्या, तो बहुत मैटर करता है। 20 नंबर में आप पूरी तरह पास हो सकते हैं, है ना। तो जब आप संदर्भ लिखते हैं तो संदर्भ में सबसे पहले तो आपको कवि का नाम लिखना होता है और फिर परिचय देना होता है कवि का, और उसके बाद आपको बताना होता है कि जो कविता है वो उसकी पृष्ठभूमि क्या है ना। और अगर उद्धृत पंक्ति हैं तो किस घटना से उसका संबंध है वो, जैसे आपको ये बताना चाहिए कि जैसे अगर कोई पंक्ति दी हुई है जिसमें लक्ष्मण और परशुराम का संवाद है तो आप वो बता दो, या फिर नागमती वियोग खंड से रिलेटेड है तो आप वो बता दो, ठीक है। जैसे पद्मावत के सिंगल द्वीप खंड से है पंक्तियाँ उद्धृत तो वो बता दो, ठीक है। और जैसे अगर नागमती, पद्मावत या फिर रतन सेन के बीच में, किसी के बीच में भी संवाद है जैसे, तो वो आपको लिखना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पात्रों के बीच में जो संवाद होता है वो पंक्तियाँ कहाँ से दी गई हैं ऐसे प्रकट करना ज़रूरी होता है ना। और आपको ये भी ध्यान रखना होता है, जैसे आप लिखते हो मुक्तक पद हो जिन्होंने लिखे हैं, जैसे बिहारी हो गए, घनानंद हो गए, पद्माकर हो गए, इनकी कविताओं की व्याख्या में भी संदर्भ का महत्व होता है। यानी कि जब आप इनकी कविताओं की व्याख्या करते हो तो वहाँ पे भी किस संदर्भ में ये कहा गया है, जैसे उनका सौंदर्य वर्णन है या फिर कुछ और कोई घटना है, तो वो सब लिखना ना इनकी कविताओं में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। संदर्भ में यही चीज़ें आती हैं, ठीक है। और इसमें जैसे आप ये बता सकते हैं, संदर्भ महत्व का मतलब यही होता है, जैसे इसमें आप बताना होगा, उपयोगी होगा कि कवि ने नायिका की किस मनस्थिति का चित्रण किया है, या फिर नक्षिक वर्णन में आप देख सकते हैं जो जायसी हैं उसने किस प्रकार पद्मावत की जो सौंदर्य है उसका वर्णन किया है, ठीक है। तो आप वो उसमें लिखेंगे किसमें, संदर्भ में, ठीक है। और जब आप व्याख्या लिखते हैं तो व्याख्या में आपको ध्यान रखना होगा कि कई बार क्या होता है, जो रीतिकाल और भक्ति काल के कवि होते हैं ना वो नॉर्मल भाषा तो यूज़ नहीं करते हैं, आम बोलचाल की भाषा, उनकी शब्द ऐसे होते हैं जो आम जन को नहीं समझ में आते। जैसे अगर आप भक्ति काल की बात करो तो उन लोगों ने पारिभाषिक शब्दों का यूज़ किया है, वहीं पे रीतिकाल के जो कवि हैं उन्होंने काव्य रूढ़ि वादी जो शब्द हैं, शैली है, उसका प्रयोग किया है। तो ऐसे में क्या होता है कि कविताओं की व्याख्या करना ज़रूरी हो जाता है। व्याख्या करने के साथ साथ उसको अर्थ भी है ना, उसको भी स्पष्ट करेंगे, आम बोलचाल की भाषा के माध्यम से उसको समझाने का प्रयास करेंगे, विस्तार से लिखेंगे उसको, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि कविता का अर्थ क्या है ना। और कविता का सामान्य अर्थ बताना होगा, ठीक है। उसमें छिपा हुआ लक्षणा और उसमें व्यंजना और उसमें जो व्यंग अर्थ या फिर गुणार्थ जो होता है वो स्पष्ट करना ज़रूरी होता है। व्याख्या में यही देखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद ना आपको जैसे विशेष लिखते हैं तो विशेष में आपको छंद, अलंकार कौन सा है, ठीक है, ये बताना ज़रूरी होता है। और कविता में जब आप बताते हैं तो ना केवल भावार्थ लिखकर आप व्याख्या कर देंगे बल्कि आप उसको बहुत ज़्यादा सरल भाषा में भी लिखेंगे, थोड़ा बहुत आप अपना मत भी इसमें व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। विशेष की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और आप जब अपनी बुक उठाएंगे MSD 1 तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस बुक में जितनी भी कविताएं दी गई हैं वो सारी व्याख्या के लिए नहीं आएंगी। जैसे हमने MSD 9, MSD 10, 11, 12 पढ़ा तो उसमें व्याख्या के लिए जो आए हैं उसको स्पेशली पहले से ही बता दिया गया है, तो उसी प्रकार व्याख्या के जो अंश कविता में आएंगे वो ऑलरेडी बता दिया गया है। जैसे कबीर के सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बाद 7, 8 नहीं आएगा व्याख्या के लिए, 9 आएगा, 10 आएगा, 11, 12, 13 नहीं आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, फिर 16 नहीं आएगा, 17 आएगा, फिर उसका बीच में स्किप कर दिया, फिर 21, फिर 22, फिर 23, 24, फिर 25, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। जब आप व्याख्या की प्रिपरेशन करेंगे तो जो नहीं दी हुई हैं उनको स्किप कर देंगे, उनको प्रिपेयर नहीं करेंगे,
इसी तरह जब आप जैसे जायसी पद्मावत है, उसमें आप देखेंगे कि नक्शिक जो खंड आप पढ़ेंगे तो उसमें 25 दी हुई है, लेकिन आपको सिर्फ 1 से लेकर 10 तक ही व्याख्या करने को आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसी प्रकार बाकी सबका दिया हुआ है और सिर्फ इन्हीं की व्याख्या आपको एग्जाम में प्रिपेयर करके जानी है। और इसी प्रकार जब आप जैसे मैंने पद्मावत वाला जायसी वाला चैप्टर उठा लिया, ठीक है, तो नक्शिक खंड में जैसे आपको क्या है कि आपकी बुक में ना शुरू में ये खुद ही दिया हुआ है कि एक्चुअल में जैसे सिंपल एक पर्याय जो आपके संदर्भ में हेल्प कर सकता है कि यहाँ इसमें जैसे पहला नक्शिक का पहला उठाएंगे पद तो उसमें पता चलेगा कि जायसी ने जो है काव्य की नायिका पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। तो उसमें सबसे पहले वाले में श्रृंगार वर्णन करते हुए सिर और केस, ठीक है, उसकी चर्चा की है और सबकी बराबरी के लिए प्रसिद्ध उपमानों की योजना करते हुए नायिका के केश और सिर को श्रेष्ठ बताया। वहीं पे जब दूसरा वाला पढ़ते हैं तो कवि ने नायिका की मांग की सुंदरता का वर्णन किया है और तीसरा पद पढ़ने पर पता चलता है नायिका के सुंदर ललाट जो है माथे उसका वर्णन किया है। उसी प्रकार चौथा पढ़ने पर पता चलता है कवि ने नायिका के जो भौहें हैं, ठीक है, आईलेट्स, उनके अनुपम सौंदर्य को वर्णन किया है। इसी प्रकार जब पांचवा पढ़ते हैं तो पता चलता है जायसी ने पद्मावती के बांके नेत्रों की सुंदरता का, आँखों की सुंदरता का वर्णन किया है, बखान किया है। वहीं पे अगर पद संख्या 6 पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कवि ने नायिका की जो बरौनी है यानी आईब्रोज हैं उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। वहीं पे 7 पढ़ते हैं तो पता चलता है कवि ने नायिका की जो नाक की सुंदरता है, ठीक है, उसको केंद्र में रखा है। वहीं पे क्या होता है कि 8वां पढ़ने पर पता चलता है कवि ने नायिका की जो अमृत रस भरे अधर है, होठ, लिप्स, उसकी तारीफ की है। वहीं पे फिर 9 पढ़ने पर पता चलता है उसके दांतों की जो सुंदरता है उसका वर्णन किया है। और उसके बाद 10 पढ़ने पर पता चलता है नायिका की जो आवाज़ है, माधुर्य, उसको सबसे ऊंचा बताया, सर्वोपरि साबित करने का प्रयास किया है। लेकिन जब आप 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये सब पढ़ते हैं ना तो उसमें भी जैसे गाल और हाथ इन सब का वर्णन किया है, लेकिन एग्ज़ाम में ये व्याख्या के लिए नहीं आएंगे, ठीक है। उसकी कमर, नाभिक वगैरह आदि इनका वर्णन है, लेकिन ये एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, तो इसको आपको स्किप करना है, ठीक है। और ये देखिए जैसे ये है नक्शिक खंड मैंने उठाया है तो ये पहला है, फिर इसी प्रकार ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, फिर इसी तरह आप देखेंगे 5वां, 6ठा और आगे बढ़ते जाएंगे 7, 8, 9 और ये 10, ठीक है। और यहीं पे ख़त्म। ओनली 10 व्याख्या के लिए आएगा। आवाज़ जो वाणी माधुर्य है ये आखिरी, इसके बाद जो ये सुंदर कपोल हैं यानी गालों की सुंदरता, कानों की सुंदरता, ये सब नहीं आएगा एग्ज़ाम में व्याख्या के लिए, तो इसे आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो का मोटिव यही था आपको ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना, सो दैट आप ना अपनी प्रिपरेशन में आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा हेक्टिक ना हो और आप टू द पॉइंट प्रिपरेशन करें। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मेरे पास 2011 से 2021 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और मैं उसमें से आपसे लास्ट 4-5 ईयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन करूँगी, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फिर आप ना उन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं और क्या बोलते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर आएंगे और मैं आपके लिए सप्रसंग व्याख्या विशेष है इन कविताओं की वो भी लेकर आऊँगी और आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।